हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय में फर्स्ट पेपर के तहत तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विकसित देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विकसित देश और विकासशील देश क्या होते हैं। विकसित देश किन्हें माना गया है? तो विकसित देशों के अंदर हम यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, पश्चिमी विश्व के जो देश हैं, उनको शामिल करते हैं, जो कि आर्थिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बहुत ही विकसित हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जबकि विकासशील देशों के अंतर्गत हम विशेष तौर पर, जैसे कि मान लीजिए हमारा देश भारत है, यानी एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, इन सबको हम शामिल करते हैं। इन विकासशील देशों को हम तृतीय विश्व के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की वाली बात है कि जो यहाँ पे आधार लिया गया है विकसित और विकासशील देशों का, उसके अंदर मुख्य बातें रहती हैं। एक तो आर्थिक आधार को लेकर के, दूसरी रहती है मानवीय और सामाजिक आधार को लेकर के, तीसरी है पर्यावरणीय आधार। पर्यावरणीय का मतलब स्वच्छता वगैरह की जो स्थिति है, जल पानी की जो स्थिति है, प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित जल, इनको लेकर के क्या स्थिति है, उनके आधार पर में अंतर किया गया है। यानी जो विकसित देश हैं वो आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, पर्यावरणीय आधार पर विकासशील देशों से बहुत आगे। तो आज हम विकसित देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के जो विशिष्ट लक्षण हैं उनको समझेंगे। पहला जो लक्षण है उत्तरदायित्व का। विकसित देशों के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है, उसका प्रमुख जो विशेष बात है वो उनमें लोक उत्तरदायित्व की भावना। लोक प्रशासन के ऊपर जनता का नियंत्रण है। प्रशासन अपने कार्य के प्रति जनता के सम्मुख उत्तरदायी है। तो ये जो बातें हैं, इसकी जो अभिव्यक्ति है मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व में होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व हमने पढ़ा है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व उसके अंदर भी परिलक्षित होती है। तो प्रमुख जो विशेषता है पहली तो क्या है, उत्तरदायित्व की भावना। कि विकसित देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें लोकसेवकों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना कूट कूट के भरी होती है। वे अपने राष्ट्र के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है राजनीतिक तटस्थता। कि विकसित देशों के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है वो राजनीतिक रूप से तटस्थ होती है। कैसे होती है तटस्थ, ये हमें समझना है। तो ब्रिटेन में कमेटी गठित हुई थी, मास्टरमाइंड कमेटी, ठीक है। उस मास्टरमाइंड कमेटी के अनुसार तटस्थता के बारे में जो मुख्य बातें सामने आई वो ये हैं कि जनता को ये विश्वास हो कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होगी। कि जो लोक सेवा है, जो अधिकारी लोग हैं, वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो राजनीतिक पक्षपात से रहित होगा, ऐसा विश्वास जनता को होना चाहिए। दूसरी बात, जो मंत्री लोग हैं, जिनकी सरकार आई है, बनी है, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि जो लोग सेवक कार्यरत हैं वे लोग इस सरकार के प्रति निष्ठा का भाव रखेंगे। जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनको पूर्ण निष्ठा के साथ वो क्रियान्वित करेंगे। तीसरी प्रमुख बात, जो लोक सेवक हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, उनको ये विश्वास रहे या उनका नैतिक साहस इतना बढ़ा रहे कि उनकी जो पदोन्नति है, उनके जो ट्रांसफर हैं, उनमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। तो ये बात समझ लेने की है कि ब्रिटेन के अंदर लोक सेवा में राजनीतिक तटस्थता पाई जाती है। दूसरी तरफ बात करते हैं अमेरिका की, कि अमेरिका के अंदर क्या स्थिति है। तो अमेरिका की स्थिति को हम देखते हैं कि अमेरिका में लोक सेवकों के राजनीतिक कार्यों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी वे केवल मतदान कर सकते हैं, चुनाव अभियानों में सिर्फ नेताओं की बातें सुन सकते हैं, दर्शक मात्र बने रह सकते हैं। किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल नहीं हो सकते, किसी भी तरह के अभियानों में वो शामिल
नहीं हो सकते। कहने का मतलब उनको राजनीति से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी पड़ती है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं। राजनीतिक तटस्थता का पालन होता है, लेकिन उन्हें विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट मिली हुई है। इससे अलग स्थिति विपरीत, बिल्कुल विपरीत, अमेरिका में तो सब कुछ प्रतिबंधित है राजनीतिक दृष्टि से लोक सेवकों के लिए। वहीं फ्रांस और जर्मनी में जो लोक सेवक है, जो कर्मचारी हैं, उनको बहुत सारे राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। फ्रांस में तो स्थिति यहाँ तक है कि लोक सेवक राजनीति में जाए, राजनीति करे, कार्यकाल पूरा हो जाए तो वापस अपने पद पर लौट आए, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसी व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलती, न अमेरिका में है, न भारत में है, न ब्रिटेन में है। इतनी खुली छूट जैसे कि फ्रांस में मिली हुई है। अब बात करते हैं प्रशासनिक संगठन कि विकसित देशों की जो प्रशासनिक संरचना है विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित है। वहाँ पे दो तरह के रूप देख सकते हैं। जैसे एक तो अमेरिका का प्रारूप है कि वहाँ पे जो प्रशासनिक संरचना दो तरह से बटी हुई है, एक तो विभागीय संगठन है और दूसरी तरफ स्वतंत्र नियामकीय आयोग, मंडल, निगम का रूप पाया जाता है। वहीं फ्रांसीसी प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मंत्रालय, प्रीफेक्ट और सरकारी उद्यम जैसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये इस पेपर की शुरुआत है, यहाँ हम लक्षण के रूप में पढ़ रहे हैं संक्षिप्त में। जब आगे हम इस पेपर में बढ़ेंगे तो हर चैप्टर में बिल्कुल खुली रूप में सबकी व्याख्या आपको मिलेंगी। चाहे वो फ्रांस का पढ़ेंगे, जब फ्रांस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, अमेरिका का पढ़ेंगे तो अमेरिका के बारे में, ब्रिटेन का पढ़ेंगे तो ब्रिटेन के बारे में। तो अभी हमें यहाँ केवल संक्षिप्त रूप में समझना है कि विकसित देशों के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की क्या प्रमुख बातें हैं, क्या प्रमुख लक्षण है। ठीक है, अगला है महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व। विकसित देशों के अंदर महिलाओं को सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। चाहे ब्रिटेन की स्थिति देख लीजिए, चाहे फ्रांस की देख लीजिए, चाहे अमेरिका की देख लीजिए, कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। और फ्रांस की स्थिति तो यहाँ पे और भी बढ़कर, फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं की संख्या लोक सेवकों के रूप में पुरुषों से ज़्यादा है। लोक सेवाओं में महिलाओं को जब समुचित प्रतिनिधित्व मिलता है या लोक सेवा में महिलाएं शामिल होती हैं तो प्रशासन में संजीदगी आती है, जिस कारण से वो जनता के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर पाता है। अगला जो पॉइंट है, प्रशासन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव। विकासशील देशों के विपरीत विकसित देशों में प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दलों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिका के अंदर जहाँ देखने वाली बात है, लोक सेवा पे दल बंदियां, गुट बने हुए हैं। गुट कैसे? राष्ट्रपति जब चुन के आता है तो अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करता है। वहाँ की परंपरा है, वहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति जब चुन के आता है तो उच्च पदों पर अपने विश्वास पात्र लोगों की वो नियुक्ति करता है, यानी वो अस्थायी होता है। जैसे राष्ट्रपति बदला, वो पदाधिकारी भी बदल दिए जाते हैं। यही लोग नीति निर्माण में तो भूमिका निभाते हैं। फ्रांस में भी यही व्यवस्था देखने को मिलती है कि वहाँ पे भी दलीय भावना है। ठीक है, इसके अलावा सरकार में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, लोक सेवकों को बदले हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका में परिवर्तन करते हुए सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो ये सब बातें देखने की है। कई बार ऐसा होता है कि घोटाले हो जाते हैं तो उनके लिए जांच कमेटियाँ भी बिठा दी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि कुल मिलाकर के प्रशासन पर राजनीति हावी रहती है। राजनीति हावी होने से मतलब यहाँ पे यही है कि राजनेता प्रशासन से अपनी बात, अपने निर्णय, अपनी नीतियाँ लागू करवा पाने में सफल रहते हैं। ये बात प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है कि प्रशासन को राजनीति प्रभावित करती है, राजनीति को प्रशासन प्रभावित नहीं करता है। अगली जो पॉइंट है, अगला जो बिंदु है, प्रशासन पर राजनीतिक वर्चस्व। ठीक है, मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होगा।
ठीक है, और प्रशासनिक अधिकारी उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। चूंकि हमें बात पता है कि मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए विधायिका में उत्तरदायी होता है, इसलिए जितने भी लोक सेवक हैं उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभाग की सफलता या असफलता जो भी होती है उसका पूरा का पूरा प्रभाव सीधे सीधे मंत्री की कार्यशैली पर पड़ता है। उसका फायदा और नुकसान भी मंत्री को ही उठाना पड़ता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो लोक सेवक हैं वो मंत्री को नीति निर्माण में परामर्श देते हैं, सहायता देते हैं और उसकी नीतियों को लागू करते हैं। यहीं तक उनका कार्य होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो लोक सेवक हैं मंत्रियों के निर्देशन में समुचित तरीके से कार्य करते हैं। अगली जो बात है लोक सेवकों की स्थिति। विकसित देशों में लोक सेवकों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कैसे महत्वपूर्ण होती है? पहली बात तो ये कि यहाँ पे लोक सेवकों की जो भर्ती है वो योग्यता के आधार पर होती है। किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद लोक सेवा में देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, आरक्षण जैसे मुद्दों से भी विकसित देशों की लोक सेवा दूर होती है। केवल और केवल भर्ती के आधार पर, योग्यता के आधार पर ही भर्ती की जाती है। इसके अलावा प्रमुख बात जो हमने देख चुके पहले कि लोक सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर के कार्य करते हैं। ठीक है, उनके जो वेतन वगैरह होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, नौकरी में उनके स्थायित्व होता है। सबसे बड़ी बात है लोक सेवाओं का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक होता है। ध्यान से समझ लें, लोक सेवकों का स्वरूप कैसा होता है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे लोकतांत्रिक से मतलब है कि जो बात ये है कि लोक अधिकारी को हम यहाँ बोल रहे हैं लोक सेवक, यानी जो इस सेवा में जुड़े हुए, जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने आप को अधिकारी नहीं मान के लोक सेवक माने। लोक सेवक का मतलब जन सेवक, जनता की सेवा के लिए वो यहाँ पे आए। इसलिए इन सेवाओं का जो स्वरूप है कैसा है? लोकतांत्रिक है। इसके अलावा यह समझ लेने वाली बात है कि इन लोक सेवकों की समाज में जो प्रतिष्ठा है बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है, समझने की बात है। इसके अलावा इन विकसित देशों में विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाती है। लोक सेवाओं में ज़्यादातर विशेषज्ञों, विशेषज्ञ का मतलब जो किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान होता रखते हों, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र का ज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया, इस तरह के जो लोग हैं इनको विशेष वरीयता दी जाती है, मिलती है। अगला पॉइंट है समितियों का महत्वपूर्ण स्थान। विकसित देशों में समितियों के माध्यम से नीतियों का निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन, नीतियों का निर्देशन किया जाता है। इस प्रकार जो समिति व्यवस्था है प्रशासनिक कार्य को समन्वित करने में प्रयत्नशील रहती है। समितियां विभिन्न स्तरों पर बनाई जाती है, मंत्रिमंडल स्तर पर भी बनती है, संसद की भी विभिन्न समितियां होती हैं जो प्रशासन को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए सहयोग प्रदान करती हैं और साथ में उन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अलावा जो ब्रिटेन जैसा देश है, वहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रिटेन के अंदर कुलीन तंत्र पाया जाता है। कुलीन तंत्र व्यवस्था, कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ग ब्रिटेन में है, निवासियों का ऐसा वर्ग जो और समाज से बिल्कुल अलग है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी उसी वर्ग से आते हैं, अभिजात्य वर्ग से आते हैं। ये ब्रिटिश लोक सेवा की एक विशिष्ट विशेषता है। इसके अलावा यह समझ लेने वाली बात है कि जो अमेरिका है वहाँ पे एक विशेष बात देखने को मिलेगी कि वहाँ का देश का संविधान अलग है और हर राज्य का संविधान अलग है। ये बात ध्यान से समझें। अमेरिका के अंदर, अमेरिका देश का संविधान अलग है और उसके जो विभिन्न राज्य हैं उनका संविधान अलग है। तो अमेरिका में जो लोक सेवा है वो राज्यों के संविधान के अनुसार संचालित होती है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रख लें। अमेरिका के अंदर लोक सेवाएं विशेष तौर पर राज्यों के संविधान द्वारा शासित होती है। हर राज्य का संविधान अलग है, तो हर राज्य में
लोक सेवाओं की जो व्यवस्था है वो भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उनमें फेरबदल पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। इसके अलावा कुछ और बातें भी देखी जा सकती हैं, मैं बता भी चुका हूँ कि प्रशासन में कुलीन और उच्च वर्गों का वर्चस्व एक आखिरी विशेषता है, ब्रिटेन की है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रांस के अंदर प्रशासकीय कानून और प्रशासकीय न्यायालय जैसी व्यवस्था भी पाई जाती है। क्या होती है, जब हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। और उसके साथ आज आपका विकसित देशों में जो प्रशासनिक व्यवस्था के जो लक्षण है वो अध्याय पूरा होता है। नेक्स्ट अध्याय के अंदर हम विकासशील देशों में प्रशासनिक प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे।